हेलो माय डियर फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत करता हूँ पीएनजी स्टडी चैनल में। पीएनजी कोचिंग सेंटर द्वारा क्विज आयोजित की जाती है, जिसकी लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले आप लोगों को यह ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से। आज जो फ्रेंड मेरे इस चैनल में नए आए हैं उनसे निवेदन करूँगा कि सबसे पहले आप लोग इसे जो है ऐप में इसे जो डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करने के बाद ही आप लोग हमारे साथ क्विज में जुड़ सकते हैं। तो कल एक क्विज प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, जिसके जो है कुल 20 क्वेश्चन इस पर बनाए गए थे। आज उसी को आज मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ उनके आंसरों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने रख देता हूँ। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? जी हाँ, मूल दीर्घ स्वर पूछा गया है। तो ऑप्शन आप लोगों को दे रखा है यहाँ पर। आ ऑप्शन दिए है यहाँ पर, आ, बड़ी ओ। आप लोगों को यहाँ से बताना है कि कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो मूल दीर्घ स्वर यहाँ पर जो है बच्चों, ये ओ नहीं है। ओ कैसा स्वर हो जाएगा? ये संयुक्त स्वर हो जाएगा। संयुक्त स्वर है यहाँ पर ओ, और जो यहाँ पर आ, बड़ी और बड़ी ऊ दे रखे हैं, ये हमारे मूल स्वर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओ। ये क्या हो जाएंगे? हमारे संयुक्त स्वर हो जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है? तो हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है यहाँ पर पूछा हुआ है। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की है? ऑप्शन दे रखा है 2, 4, 6 एंड 8। तो आप लोगों को पता है कि ध्वनियाँ मूलतः दो प्रकार की होती हैं। एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। ध्वनियाँ 2 टाइप की होती है, स्वर होता है, दूसरा हमारा व्यंजन होता है। तो इस हिसाब से तो दूसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माय डियर फ्रेंड 2, इसका आंसर हो जाएगा। तो 2 जो है ध्वनियाँ होती है हिंदी में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर जो है कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन इसमें दिए हैं आप लोगों को 2, 3, 4 एंड 5। तो आप लोगों को बता दूं जो है इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 3 कौन कौन से होते हैं? देखो, एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होते हैं ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, और तीसरा नंबर आता है प्लुत स्वर का। अब हम लोग जानेंगे ह्रस्व स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है, प्लुत स्वर क्या होता है। तो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले आप हमको जानना पड़ेगा ह्रस्व स्वर क्या होते हैं। तो जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उनको बोलते हैं ह्रस्व स्वर। तो वो है हमारे पास अ, छोटी ऊ। दीर्घ स्वर, अब आ जाते हैं दीर्घ स्वर की ओर। दीर्घ स्वर उन स्वरों को कहते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से काफी लंबा समय लगता है, टाइम लगता है। वो होंगे हमारे आ, बड़ी ई, बड़ी ओ, ए, आई, छोटा ओ, बड़ा ओ और आंवला वाला ओ। तो यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो हो गया हमारे बच्चों दीर्घ स्वर। हमारे 8 होते हैं दीर्घ स्वर। अब बात आती है प्लुत स्वर की। तो प्लुत स्वर क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में जो है दीर्घ स्वर से भी काफी लंबा समय लगता है, और नाटकों संवादों में इसका ज्यादा यूज होता है। तो वो वर्ड मैं यहाँ पर लिख देता हूँ राम। जो आप लोगों को ये वर्ड दिखाई दे रहा है बच्चों, इसी को बताता है प्लुत स्वर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। तो 3 प्रकार के होते हैं ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकल्य वर्ण कौन से होते हैं? काकल्य वर्ण, जी हाँ, काकल्य वर्ण कौन से होते हैं? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है काकल्य वर्ण। तो सबसे पहले काकल्य वर्ण उन वर्णों को कहा जाता है जिनका उच्चारण जो है कंठ द्वार से होता है, कंठ द्वार से होता है। चलिए अब क्वेश्चन की ओर, ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वो हमें दिया है य, और इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो स, तीसरा हमें ह दिया है, और चौथा हमें अ दिया है। तो यानी काकल्य वर्ण कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर कंठ द्वार से उच्चारण होता है हमारा ह का। तो यहाँ पर ह क्या हो जाएगा? काकल्य वर्ण, काकल्य वर्ण हो जाएगा ह हमारा।
तो इस तरह से हमारे जो है आज 4% जो है अभी कंप्लीट हुए। बढ़ते हैं अपने 5th क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो 5th क्वेश्चन है वो है निम्न में से घोष वर्ण कौन से होते हैं। घोष वर्ण कौन से होते हैं हमें पूछा गया है। घोष वर्ण, इसे रब कर देता हूं मैं। घोष वर्ण हमें देखते हैं, हमें पूछा है घोष वर्ण क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं घोष वर्ण क्या होता है। देखिए घोष को ही क्या बोला जाता है, सघोष। हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण कहिए या आप लोग व्यंजन कहिए, वो क्या कराते हैं, घोष या सघोष कराते हैं। और दूसरा आता है हमारे पास अघोष। दूसरा आता है हमारे पास अघोष। अघोष होते हैं हर वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण कहिए या फिर आप लोग व्यंजन कहिए, ये कराते हैं हमारे अघोष। तो सघोष और अघोष की आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन थोड़ा ऊपर क्लियर नहीं आ रहा है, एक बार मैं इसे दोबारा बता देता हूँ। एक होता है सघोष, इसको बोला जाता है घोष। ये होते हैं हर वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा आप लोग या तो वर्ण कहिए या तो आपको व्यंजन कहिए। तो हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा होता है घोष या अघोष, घोष या सघोष। दूसरा होता है अघोष। अघोष है हमारा हर वर्ग का दूसरा पहला और दूसरा वर्ण कहिए या फिर आप लोग व्यंजन कहिए, ये होता है हमारा अघोष और सघोष। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये अघोष और सघोष है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है। घोष यानी हमें सघोष पूछा है। तो ऑप्शन के अनुसार आते हैं। ऑप्शन इसमें गिवन है, जो सेकंड दिया है हमें, क, थर्ड दिया है हमें, च और फोर्थ दिया है हमें, ट। तो इनमें से हमने इसका राइट आंसर बताना है। आप लोगों को घोष का पूछा है तो यानी अघोष वाला आप लोग इसको कट कर सकते हो, यानी आपको चेक करना पड़ेगा कि इन चारों ऑप्शन में से कौन किस वर्ग का। देखिए वर्ग की बात कर रहा हूं तो वर्ग आपको ध्यान रखिए, क, च, ट, त, प। इन पांचों वर्णों में से आप लोगों को चेक करना है। यहाँ पर वर्ण दिखे गए हैं, चाहे आप वर्ण कहिए चाहे व्यंजन कहिए, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण किसका आता है। तो आप लोग देखिए च, छ, च, छ, जो, यानी च, छ, जो। तो अब यहाँ पर आप पहला ऑप्शन में आइए, जो, ये जो वर्ग में आता है, च, छ, जो, यानी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क वर्ग का पहला है, च भी पहला है, ट यहाँ पर क, च, ट ये पहला वर्ग यानी क, च, ट खुद में हो जाएंगे यहाँ पर अघोष वर्ण। और हमें घोष का पूछा है तो यानी जो आता है, च का तीसरा, जो वर्ग का तीसरा वर्ण या तीसरा व्यंजन आता है हमारा जो, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जो। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है, अंतःस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं। अंतःस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं। तो चलिए अंतःस्थ और पूछा है हमें अंतःस्थ और पूछा अगला ऊष्म वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं अंतःस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो होते हैं य, व, य, र, ल, व, य, र, ल, व, यानी कितने हैं 4। हमें क्वेश्चन आंकड़ों में पूछे हैं, अंकों में पूछे हैं, इसलिए हमने य, र, ल, व का कर दिया 4। ऊष्म व्यंजन होता है तीनों श, तीनों स और ह, ये होते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 यानी ये हो गए हमारे जुड़ करके हमारा आ गया 8। यानी अब बढ़ते हैं अपने ऑप्शन की ओर। तो ऑप्शन पूछा है हमें अंतःस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं। ऑप्शन ए हमें 6 दिया है, बी हमें 8 गिवन है, सी हमें 9 गिवन है और डी हमें 7 गिवन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 8। तो बढ़ते हैं अपने 7 क्वेश्चन की ओर। आप इसे नोट करते जाएं अपनी कॉपी में। और 8वां क्वेश्चन 7वें क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उससे पहले जो कैंडिडेट मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और उनके लिए होमवर्क का जो है आज का पहला होमवर्क मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ। आप लोगों से निवेदन करूँगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर कमेंट करें। तो पहला क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिए। 7 फरवरी 2021 को उत्तराखंड के तपोवन में जो चमोल में पड़ता है वहाँ पर ग्लेशियर टूटा था। उस ग्लेशियर का आप लोगों को नाम बताना है। 7 फरवरी 2021 को तपोवन में जो ग्लेशियर टूटा था आप लोगों को उसका नाम मुझे नोट करके
मुझे आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। चलिए बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाल का दिल्ली किसे कहा जाता है? क्या पूछा है? गढ़वाल का दिल्ली, गढ़वाल का दिल्ली किसे कहा जाता है? तो आप लोगों को भली भांति विदित हो, गढ़वाल का दिल्ली कहा जाता है श्रीनगर को, गढ़वाल का दिल्ली कहा जाता है श्रीनगर को। तो इसके ऑप्शन है श्रीनगर, कोटद्वार, औली, इनमें से कोई नहीं। तो यानी श्रीनगर जो इसका आंसर होगा, तो आप लोगों को श्रीनगर में इसको टिक करके आना है। तो अगर गढ़वाल का दिल्ली पूछो श्रीनगर, और अगर आप लोगों को पूछे गढ़वाल का मुंबई, तो गढ़वाल का अगर मुंबई पूछे तो दिल्ली तो हो गया श्रीनगर, मुंबई हो जाता हमारा कोटद्वार। और उत्तराखंड के लोग जो उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं, ये अदर स्टेट के जो कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, उन लोगों को पता होना चाहिए कि गढ़वाल का जो ये कोटद्वार है वो वहाँ पर प्रवेश द्वार कराता है, तो कोटद्वार। तो इसे गढ़वाल का मुंबई भी कहा जाता है कोटद्वार, और गढ़वाल का दिल्ली कहा जाता है श्रीनगर को। तो सातवें ऑप्शन क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो हमारा श्रीनगर हो गया है। तो अगला है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, देवनागरी लिपि में मूल चिन्हों की संख्या कितनी होती है? देवनागरी लिपि में मूल चिन्हों की संख्या पूछी है। तो देवनागरी लिपि में मूल चिन्ह हो जाते हैं हमारे कौन कौन से? तो देखिए, देवनागरी लिपि में मूल चिन्ह, देवनागरी लिपि में मूल चिन्ह, देवनागरी लिपि में मूल चिन्ह हमें पूछे हैं। तो ध्यान रखना, वो एक तो हो जाता है हमारा स्वर चिन्ह, एक हमारे हो जाते हैं स्वर चिन्ह, इनकी संख्या है 12। एक हो जाते हैं हमारे व्यंजन चिन्ह, एक हो जाते हैं हमारे व्यंजन चिन्ह। तो व्यंजन चिन्ह है हमारे 34। अगर आप लोग इनको कैलकुलेट करते हैं तो ये जाएगा 6 यानी 46। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 46, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देवनागरी लिपि में मूल चिन्ह कितने होते हैं? तो देवनागरी लिपि में मूल चिन्ह होते हैं 46, जिसमें स्वर होते हैं हमारे 12 और व्यंजन के चिन्ह होते हैं हमारे 34। इनको रब कर देता हूँ। इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, खगमरा का किला किसने बनाया था? खगमरा का किला किसने बनाया था? क्वेश्चन नंबर 9, खगमरा, खगमरा का किला, खगमरा का किला का निर्माण किसने करवाया? तो खगमरा का किला तो जो निर्माण कराया था वो भीष्मचंद्र ने कराया था। किसने कराया था? भीष्मचंद्र ने। भीष्मचंद्र जो है राजधानी अल्मोड़ा परिवर्तन करने की योजना इन्होंने बनाई थी, और जिस कारण इन्होंने जो है खगमरा का किला का निर्माण जो है अल्मोड़ा में कराया। तो कहाँ पर है ये जो हमारा किला है, खगमरा का किला, ये कहाँ पड़ता है हमारा? ये अल्मोड़ा में पड़ता है हमारा। ये हमारा दोस्तों अल्मोड़ा में पड़ता है। उसका निर्माण जो कराया था भीष्मचंद्र ने कराया था, भीष्मचंद्र ने कराया था। उसने जो है राजधानी अल्मोड़ा, इन्होंने अपनी राजधानी अल्मोड़ा बनाने की योजना बनाई थी, राजधानी अल्मोड़ा बनाने की योजना बनाई, और जिस कारण इन्होंने वहां पर क्या कर दिया? खगमरे किले का निर्माण कराया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा भीष्मचंद्र। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन जो है हमारा बच्चों, वो है हमारा, एशिया का सबसे बड़ा चिनाई बांध कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा चिनाई बांध कौन सा बांध है? ये हमारा चिनाई बांध। तो चिनाई बांध किसे कहा जाता है? चिनाई बांध उन्हें कहा जाता है जिनका निर्माण पत्थरों से होता है। पत्थरों से इसका निर्माण होता है, पत्थरों को चिन करके इसका निर्माण होता है, पत्थरों से निर्माण होता है इसका, इसको बोलता है चिनाई बांध। तो ये हमारा उत्तराखंड का कालागढ़ बांध, उत्तराखंड का कालागढ़ बांध एशिया का सबसे बड़ा चिनाई बांध है। ये किस नदी पर है? अगर नदी की बात बोले तो ये नदी का नाम रहेगा हमारा रामगंगा नदी पर, रामगंगा नदी पर बना है एशिया का सबसे बड़ा बांध चिनाई बांध। एशिया का सबसे जो है बड़ा बांध चिनाई बांध कालागढ़ में है, प्रॉपर कालागढ़ में, कालागढ़ पड़ता है नैनीताल में, और ये है रामगंगा नदी पर। तो 10वां क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा कालागढ़। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी रेखा, रामगंगा नदी जो है एक पूरी रामगंगा है और एक होता है पश्चिमी रामगंगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोग कीजिए पश्चिमी रामगंगा, क्योंकि ये 2 रामगंगा है नाम से उत्तराखंड में, पश्चिमी और पूर्वी। तो ये पश्चिमी रामगंगा है, ध्यान रखना आप लोग, पश्चिमी रामगंगा। हमारा जो 11वां क्वेश्चन है, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित नहीं है? यानी हमें बताना है कौन सी लाइन है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच नहीं है। तो इसका जो हमारा जो है पहला ऑप्शन हमारा देगा 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो आप लोगों को नोट करना है 24 डिग्री उत्तरी
अक्षांश, ये हमारा आता है गुजरात में पड़ता है। तो गुजरात मीन्स ये बनाता है हमारा इंडिया और पाकिस्तान का क्या बनाता है, बॉर्डर बनाता है। इंडिया और पाकिस्तान का बनाता है बॉर्डर। तो उत्तरी अक्षांश 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरात में पड़ता है, ठीक है। सेकेंडली आप लोग नोट करोगे रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन, सर रेड क्लिफ ने इस लाइन को बिछाया था, रेड क्लिफ लाइन सबने नाम सुना होगा, भारत पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ लाइन, जो पड़ता है हमारा भारत के 3 स्टेट से गुजरता है। वो आप लोग याद रखिए, उनका नाम पंजाब, राजस्थान और गुजरात। पंजाब, राजस्थान और गुजरात, कौन से 3 स्टेट आप लोगों को नोट करना है, पंजाब, राजस्थान और हमारा गुजरात। 3 स्टेट में पड़ता है हमारा कौन सा, रेड क्लिफ लाइन। तो ऑब्वियस है ये भी हो जाएगा हमारा इंडिया एंड पाकिस्तान का बॉर्डर बनाता है। तीसरा हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन गिवन है, हमारे पास LOC, तीसरा है हमारा LOC, फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LOC पड़ता है हमारा जम्मू कश्मीर में, LOC पड़ता है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अब जम्मू कश्मीर भारत का भी यूटीज बन गया है, तो तब की बात हुई है जब LOC वहाँ पर था। तो ये LOC जो है हमारा जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और यानी जम्मू कश्मीर का मतलब यानी ये भी हमारा इंडिया एंड पाकिस्तान के बॉर्डर पर है। तो यानी ये भी पाकिस्तान में, भारत पाकिस्तान दोनों के बीच स्थित है। और हमारा जो अगला ऑप्शन दिया रखा AGPL, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, AGPL आप लोग फुल फॉर्म भी नोट करते रहे, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन AGPL, ये हमारे पास है सियाचिन में है। तो सियाचिन में पड़ता है, ये हमारा सियाचिन में आता है। सियाचिन की स्थिति है हमारा ऑलमोस्ट, ये हमारा इंडिया एंड पाकिस्तान में स्थित है। और यहाँ पर जो हमें अगला ऑप्शन मिला है वो मिला है हमारा LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC सबको पता है, ये हमारा ऑक्साई चीन में, ऑक्साई चीन में पड़ता है। ये हमारा ऑक्साई चीन में पड़ता है, यानी इट्स मीन ऑक्साई चीन यानी चीन में, यानी ये आ जाएगा हमारा इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड चाइना में आ जाएगा हमारा LAC। तो जो हमें क्वेश्चन पूछा था वो है कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित नहीं है, ठीक है। तो 24 डिग्री अक्षांश ये उत्तरी अक्षांश से गुजरात में पड़ता है, भारत पाकिस्तान में है। रेड क्लिफ लाइन पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इंडिया पाकिस्तान में है। LOC जम्मू कश्मीर, इंडिया पाकिस्तान में है। AGPL एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, ये सियाचिन में पड़ता है, भारत पाकिस्तान में है। लास्ट हमारा LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये भारत और पाकिस्तान में न होकर के, जबकि भारत और किसके साथ हो जाएगा, चाइना। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी LAC। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, रूस वो यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध कब प्रारंभ हुआ था, आप लोगों को स्टार्टिंग बताना है। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध कब प्रारंभ हुआ था, तो वो हुआ था हमारा 24 फरवरी 2022, 24 फरवरी 2022 को, 24 फरवरी 2022 को युद्ध प्रारंभ हुआ था रूस और यूक्रेन के बीच। इस युद्ध ने क्या किया था, पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है, सुल्तान डाकू से संबंधित गुफा उत्तराखंड में कहाँ है। सुल्तान डाकू से संबंधित गुफा उत्तराखंड में हो जाएगा हमारा देहरादून। इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून। देहरादून में कहाँ पर, देखो ऐसा माना जाता है जो सुल्तान डाकू है वो गुच्चू पानी, देहरादून में गुच्चू पानी में सब जगह देहरादून में गुच्चू पानी में स्थित है रॉबर्ट्स गुफा। इसी को रॉबर्ट्स गुफा भी कहा जाता है, रॉबर्ट्स केव कहा जाता है इंग्लिश में। इसी रॉबर्ट्स केव में क्या रहता था, सुल्तान डाकू रहता था। तो सुल्तान डाकू से संबंधित गुफा पूछेंगे तो कौन सी गुफा, यहाँ पर गुफा का नाम आएगा तो आपको रॉबर्ट्स गुफा लिखना है, देहरादून में स्थित है गुच्चू पानी। तो ये हमारा 13वां जब का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा देहरादून। सुल्तान डाकू से संबंधित गुफा उत्तराखंड में कहाँ है, तो उत्तराखंड में ये देहरादून में हो जाएगा। रॉबर्ट्स गुफा भी आप लोगों को याद रखना है इसका, और गुच्चू पानी भी आप लोगों को इसको याद रखना है दोस्तों। इस तरह से हमारा 13 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 14वां क्वेश्चन है, जय विजय पर्वत उत्तराखंड में कहाँ है। जय विजय पर्वत कहाँ है,
तो ध्यान रखना जयविजय पर्वत हमारा चमोली में है और इस पर्वत की तुलना कंपेयर की गई है नर नारायण पर्वत से। नर नारायण पर्वत आप लोगों को पता होगा, नर नारायण पर्वत पर स्थित उत्तराखंड के 4 धामों में से कौन सा ही धाम स्थित है? तो यहाँ पर है बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम बसा है किस पहाड़ी पर? तो नर नारायण पर्वत पर स्थित है बद्रीनाथ धाम। तो बद्रीनाथ धाम की तुलना जयविजय पर्वत यानी नर नारायण पर्वत की तुलना जयविजय पर्वत से की गई है, जो कि पड़ता है चमोली में, और नर नारायण पर्वत भी आता है हमारा चमोली में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चमोली। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 50। इसके बाद 5 क्वेश्चन और बचे हुए इंपॉर्टेंट। तो चलिए 15वां क्वेश्चन करते हैं। उत्तराखंड का एक ऐसा मंदिर जहां रावण की पूजा की जाती है। जी हाँ, एक ऐसा मंदिर जहां पर रावण की पूजा की जाती है। उत्तराखंड का एक ऐसा मंदिर जहां पर रावण की पूजा की जाती है। तो रावण की पूजा होती है बैरासकुंड में। बैरासकुंड कहाँ है? बैरासकुंड में। बैरासकुंड में होती है रावण की पूजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैरासकुंड हो जाएगा। और यह बैरासकुंड में जो है ऐसी मान्यता है कि रावण ने जो है भगवान शिव की तपस्या की थी। यहाँ पर भगवान शिव की तपस्या प्रसंग किया था। भगवान शिव की तपस्या की थी। भगवान शिव की तपस्या की थी रावण ने। कहाँ पर? बैरासकुंड में भगवान शिव की तपस्या। तो यानी क्वेश्चन के अनुसार इसका जो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड का एक ऐसा मंदिर जहाँ रावण की पूजा की जाती है, तो ये बैरासकुंड हो जाएगा। इस तरह से हमारा 15वां क्वेश्चन जो है 15 हमारा क्लियर हुआ। बढ़ते हैं 16 क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन है भल्ला गांव। भल्ला गांव प्राचीन नाम किसका है? तो यानी कि शहर का प्राचीन नाम भल्ला गांव है। भल्ला गांव, भल्ला गांव प्राचीन नाम किसका है? तो भल्ला गांव प्राचीन नाम हो जाएगा हमारा श्रीनगर का। श्रीनगर, श्रीनगर, श्रीनगर का अन्य नाम हो गया आपके भल्ला गांव भी बोला जाता है इसको। ये श्रीरंगपुर भी कहा जाता है। फिर देता हूँ श्रीरंगपुर। और इसका जो अगला नाम है श्रीयंत्र। श्रीयंत्र टापू कांड यही हुआ था श्रीनगर में। श्रीयंत्र, श्रीयंत्र, श्रीयंत्र भी श्रीनगर का प्राचीन नाम है। तो श्रीनगर के प्राचीन नाम आपको याद रखना है। एक श्रीरंगपुर है, एक हमारा श्रीयंत्र है, और एक हमारा हो जाएगा भल्ला गांव। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड राज्य निर्माण के समय यूपी के सीएम कौन थे? उत्तराखंड राज्य निर्माण के समय 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य स्टेब्लिश हुआ था, बनकर तैयार हुआ था। 9 नवंबर 2000 को इसका निर्माण हुआ था। तो वो कह रहा है उत्तराखंड राज्य निर्माण के समय, तो यहाँ पर लिख देता हूँ राज्य निर्माण के समय। राज्य निर्माण के समय उत्तराखंड के सीएम कौन थे? ठीक है, कई बच्चों का जवाब यहाँ पर आ रहा होगा। उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पूछा है। यूपी के राज्य निर्माण के समय यूपी के सीएम कौन था? क्योंकि पहले उत्तराखंड में यूपी का जो पहाड़ी क्षेत्र था, तो यानी यूपी का सीएम यहाँ पर पूछ रहा है। तो कई बच्चों का जो आंसर आ रहा होगा कल्याण सिंह भी आ रहा होगा। तो इसका उत्तर जो है कल्याण सिंह बिल्कुल भी नहीं है। इसका उत्तर है हमारा राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह, ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह क्या थे? उत्तराखंड राज्य निर्माण के समय यहाँ के क्या थे? सीएम थे राजनाथ सिंह। और राष्ट्रपति पूछेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा KR नारायण। राष्ट्रपति पूछेगा तो आप लोगों का हो जाएगा KR नारायण। KR नारायण राष्ट्रपति हो जाएंगे, और सीएम हो जाएंगे हमारे राजनाथ सिंह, तत्कालीन यूपी के सीएम। तो प्रश्न के अनुसार पूछा हुआ है, तो प्रश्न के अनुसार से प्रश्न में पूछा है उत्तराखंड राज्य निर्माण के समय यूपी के सीएम कौन थे? तो कौन थे यूपी के सीएम? हमारे राजनाथ सिंह थे। राष्ट्रपति भी नोट कर लेना आप, KR नारायण। अगला बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन है हमारा सूरजमल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो सूरजमल विश्वविद्यालय, ध्यान रखना आप लोगों को, ये उधमसिंह नगर में है। सूरजमल विश्वविद्यालय, सूरजमल विश्वविद्यालय हमारा श्रीनगर में स्थित है। कहाँ स्थित है? श्रीनगर में सूरजमल विश्वविद्यालय स्थित है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19। उससे पहले आप लोगों को दूसरा होमवर्क दे रहा हूँ। आप कैंडिडेट जो है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट होमवर्क दे रहा हूँ। एक होमवर्क मैंने पीछे भी आप लोगों को दिया है, वो क्वेश्चन एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पहला वाला होमवर्क था मेरा 7 फरवरी 2021 को उत्तराखंड के गोपेश्वर में ग्लेशियर टूटा था। उस ग्लेशियर का नाम आप लोगों को मुझे आंसर करके बताना है, क्या है। आज का जो है सेकंड होमवर्क आप लोग नोट कीजिए। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक का गठन
पूर्व में कितने बैंकों का विलय करके किया गया? जी हाँ, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक का गठन पूर्व में कितने बैंकों का विलय करके इसका गठन किया गया? तो आप लोगों को इसका आंसर भी बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में, और कौन कौन से बैंक थे जिनका पूर्व में मतलब इसके अंदर कौन कौन से बैंक आते हैं, तो उन बैंकों का आप लोगों को नाम भी नोट करना है। चलिए, आप लोगों ने होमवर्क नोट कर लिया होगा अच्छे से। बढ़ते हैं अपने 19वां क्वेश्चन से। 19वां क्वेश्चन है, किस वर्ष का भाषण इतिहास का सबसे लंबा भाषण रहा है? किस वर्ष का भाषण इतिहास का सबसे लंबा भाषण रहा है? इतिहास का सबसे लंबा भाषण, इतिहास का सबसे लंबा भाषण रहा है। तो ध्यान रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2020 का। ये भाषण दिया था तत्कालीन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। निर्मला सीतारमण ने यह जो है भाषण स्पीच दिया था, और ये था हमारा 2 घंटे और 41 मिनट का ये लंबा भाषण था। इतिहास का सबसे लंबा भाषण है, दिया था निर्मला सीतारमण ने 2 घंटे 41 मिनट, जो दिया था 2020 को। ठीक है, तो 19वां का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा 2020 हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20% लास्ट क्वेश्चन बताने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा। जो कैंडिडेट आज मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं उनसे निवेदन करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लोग चैनल का ऐप का जो लिंक उसमें आ रखा, आप लोग उससे जो है ऐप डाउनलोड करें, क्योंकि ये कुछ प्रतियोगिता पर डे ऐप के माध्यम से ही की जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन की ओर। सोशल मीडिया के खिलाफ कानून लाने वाला विश्व का पहला देश। सोशल मीडिया के खिलाफ कानून लाने वाला विश्व का पहला देश। तो कानून लाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो वो है हमारा ब्रिटेन। कौन है? हमारा ब्रिटेन। तो ब्रिटेन हमारा सोशल मीडिया के खिलाफ कानून लाने वाला विश्व का पहला देश बन गया। ये थे हमारे कल के क्विज के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मैंने आप लोगों को आज आंसर ही बताया, उसका एक्सप्लेन भी करवाया। अब आज आप लोगों को BNG कोचिंग सेंटर के ऐप से 20 आज के नए क्विज के क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप लोग उसको जरूर अटेंड करें। और आप लोग अटेंड करने के बाद अपना जो है नंबर जो है शेयर, अपना जो भी आप लोगों के नंबर जितने भी आएंगे उसको शेयर व्हाट्सएप में जरूर करें। तो मिलते हैं हम कल अपने नए क्वेश्चनों के साथ। मैं रूबरू होऊंगा आपके बीच। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।